हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर डिजेंट। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्ज़ाम को देंगे ताकि आपको 95 प्लस मार्क्स आ सके। तो आई होप कि आप सभी के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है कि पता नहीं मेरा प्रिपरेशन पूरी तरह से हुआ है नहीं हुआ है, मैं ठीक से एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, तो इसके लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करते हैं। तो जब प्रिज्म में आप जानते हैं कि आपको टोटल में 5 चैप्टर्स जो है पढ़ने हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है दैट इज अतिथि, द कुकी लेडी एंड देयर विल कम सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी जो दोनों चैप्टर्स थे वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक स्टोरी लाइन में है, वो उतने टफ नहीं है टू अंडरस्टैंड। एंड इसलिए मैं कहूँगी कि अतिथि, द कुकी लेडी और देयर विल कम सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अभी तक भी आपने इन चैप्टर्स की रीडिंग नहीं लगाई है ठीक से, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अतिथि की बात करते हैं तो इसमें आपको जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो तारापदो है, इसका कैरेक्टर स्केच पूछता है, काफ़ी बार ऐसा पूछा गया है। तो कैरेक्टर स्केच आप इसका तैयार कर सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आप इसके पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इसकी जो ट्रूप्स इसने ज्वाइन किया था, ओके, जो इनके जो जर्नी थी बाय बोट कतालिया, ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे से अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं कहूँगी आप अगर सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, वो भी काफ़ी रहेंगे आपके रिवीजन के लिए, ओके। क्योंकि इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूडेड है। तो आप सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरे चैप्टर्स के जो रीडिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप क्वेश्चंस कुछ भी अटेंड करते हो, ठीक है, और ये मैं सबकी बात कर रही हूँ, चाहे मैकबेथ से हो या आपका प्रिज्म से हो या रैप्सोडी से हो, टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है। जैसे कि अगर मैं अतिथि की बात कर रही हूँ, जैसे आपको तारापदों का फिजिकल अपीयरेंस पूछा जा रहा है तो आपको उसमें फिजिकल अपीयरेंस ही लिखना है, उसकी जर्नी के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है, उसके स्किल्स के बारे में भी नहीं लिखना है। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इसका भी आंसर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मिल जाएगा। तो चाहे आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हो, अपने आंसर्स को आपको डिवाइड करना है इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है। व्हाट आर द 3 पार्ट्स? तो 3 पार्ट्स आपके होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जो कि आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जैसे कि आप पोएम के बारे में लिख रहे हो तो इन द पोएम, ओके, द पोएट वांट्स टू से, ऐसे करके आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और पोएम का नाम लिखेंगे, स्टोरी हो तो स्टोरी के नाम आपको लिखना है एंड देन आप स्टार्टिंग करोगे, ओके। जो आपका बॉडी होगा, जो मेन बॉडी होगा, उसमें आपके मेन पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो मेन पॉइंट्स आपके मेन बॉडी में इंक्लूडेड होंगे, ओके। और जो आपका कंक्लूजन होगा उनमें लिंकिंग वर्ड्स होंगे, जैसे कि हैंस, देयरफॉर, इन एडिशन टू, इस तरह के वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ओके, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप कंक्लूड करोगे। तो ये एक सही तरीका होता है अपने आंसर को लिखने का, ओके। एक तरह से ये आंसर आपका इंप्रेसिव भी लगेगा और एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपको सही तरीके से आंसर लिखना आता है, तो फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस आंसर में। जहाँ तक वर्ड लिमिट की बात होती है ना, तो वर्ड लिमिट जैसे आपके 100 to 150 वर्ड्स के वर्ड लिमिट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो आप अगर आपके एक लाइन में 8 वर्ड्स अटते हैं, ठीक है, तो मीन्स आपके 10 लाइन में 80 वर्ड्स, तो आप 12 to 13 लाइन्स आपको 100 वर्ड्स कंप्लीट करने में लगेंगे। तो ये आप एक अंदाज से आपको लिखना है, बैठ के काउंटिंग करने मत बैठिएगा वरना वो टाइम वेस्टेज होगा, ओके। आपको अंदाज से 100 to 120 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना, 150 वर्ड्स तक जाना भी नहीं है। तो आपके आंसर्स क्रिस्प भी होंगे, टू द पॉइंट भी होंगे और आपका टाइम भी बचेगा, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने अतिथि के लिए आपको बताया कि अतिथि में आपको क्या क्या चीज़ मेनली ध्यान रखना है। चारुशशी का भी आपको जो है, सॉरी अभी लाइट चली गई ये होता है ना। चारुशशी की बात करते हैं। चारुशशी का भी कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। कि लास्ट ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, नॉट लास्ट, ये जो इसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था जब तारापदा ने डिसाइड किया कि उसे जाना है, ठीक है, वहाँ से जाना है, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अतिथि की बात होगी। जब हम आते हैं कुकी लेडी में, तो कुकी लेडी में भी आपको जो है मिसेस ड्रू,
कि कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जा सकता है, तो मिसेस ड्रू के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि शुरुआत में ही यहाँ पे लिखा हुआ था ना, शी वॉज वेरी ओल्ड, अ लिटिल ड्राइड अप लेडी लाइक द वीड्स दैट ग्रो अलॉन्ग द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के लाइन जो अगर आपने अंडरलाइन कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये सब आप अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लस आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे जो देयर विल कम सॉफ्ट फ्रेम्स की बात करते हैं, तो उस स्टोरी में बहुत सारे टाइमलाइंस हैं कि इस समय ये काम होता था, इस समय ये काम होता था, किस समय कौन से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, किस समय जो है हाउस कौन कौन से ड्यूटीज़ करता था, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इस तरीके से जब आप अपने आंसर्स को तैयार करेंगे तो आपके आंसर्स जो है काफ़ी क्रिस्प होंगे, टू द पॉइंट्स होंगे, और कोशिश करिएगा जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकें, ओके, वाइल राइटिंग योर आंसर्स। और कीवर्ड्स जब भी आप यूज़ करते हैं ना अपने आंसर्स में, तो एक बात और ध्यान देना कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करिए। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। अंडरलाइन करने से एग्जामिनर का ध्यान सीधे उन कीवर्ड्स पे जाता है कि यस, आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है, आपने पोएम को, आपने मैकबेथ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यू नो द आंसर वेरी वेल। तो वो पूरे आंसर्स को शायद आपका पढ़ेगा भी नहीं, जस्ट कीवर्ड्स पढ़ के आपको मार्क्स दे देंगे, ओके। सो सी, शायद आपको स्टोरी पूरा पढ़ने का टाइम ना मिले, बट मैं कहूँगी कि आप पोएम्स सारे पढ़े। पोएम्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, पोएम्स सारे पढ़े। पोएम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको ध्यान में रखें। पोएम पढ़ने के दौरान आपको उसमें फिगर ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ किए गए हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स यूज इन द पोएम, ठीक है। एंड पोएम्स ऑलवेज हैव सम डीपर मीनिंग्स, तो उसको भी ज़रूर ध्यान में रखना है वाइल स्टडिंग योर पोएम। इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको जहाँ से मन हो आप वहाँ से देखिए, कोई नेसेसरी नहीं आप मेरे चैनल से देखिए, पर यस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस इसके ज़रूर देखें जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने से एक ये चीज़ आपको हो जाएगा कि एक तरह से रिवीजन, बहुत क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड प्लस पोएम्स जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में एक बार आ जाएंगे, तो पोएम्स के आंसर्स आपको देने में काफ़ी इजी हो जाएगा। प्लस वो सेम थिंग जो मैंने आपको कहा कि जो 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये आपको ध्यान रखना है वाइल राइटिंग योर पोएम्स ऑल्सो, ठीक है। तो पोएम्स लिखने के समय में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट जो है, जब भी आप आंसर्स लिखते हो पोएम्स में, तो आप पोएट का नाम ज़रूर इंक्लूड करो। जैसे आप लिख रहे हो इन द पोएम स्मॉल टाउन्स इन द रिवर, द पोएट ममांग दे वॉन्ट्स टू से दिस एंड दैट, ऐसे करके आप स्टार्टिंग करो। इससे अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यस, यू नो द पोएम वेल एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट द पोएट ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़रूर स्टार्टिंग करें एंड टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर्स दे। कम टू द थर्ड बुक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मैकबेथ। तो मैकबेथ में आपको पढ़ने हैं 3 Act 4 and Act 5, 3 acts you have to study Macbeth and all the 3 acts are important. But अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज Act 3 and Act 5. Act 3 and Act 5 are the most important act of Macbeth for you this year. और यहाँ पे जब हम Act 3 की बात करते हैं तो Act 3 में Scene 1 and Scene 2 टुगेदर विद द बैंक्वेट सीन जो है, जहाँ पे बैंक्वेट का गोस्ट नज़र आता है मैकबेथ को, वो सीन भी इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम Act 5 में आते हैं। Act 5 इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और इसमें खास करके जो डेथ सीन है मैकबेथ का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो है इसके, जैसे मैंने आपको बताया बैंकेट सीन है, या फिर आपके जहाँ पे मैकबेथ जो है मर्डरर्स के साथ प्लान बना रहे हैं, उनके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं बैंकों को मारने के लिए, वो वाले सीन्स हैं, ठीक है। वो सब आप देख सकते हो। लास्ट की जो सीन्स हैं जहाँ पे मैकबेथ की डेथ हो रही है, ठीक है। द सीन विद द डॉक्टर ऑल्सो, जो डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन होता है, वो सीन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैकबेथ में अगर आप शेक्सपियरियन टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट, ठीक है। शेक्सपियरियन टर्म जो इसमें यूज़ किए गए, जो कीवर्ड्स यूज़ करे गए हैं, जो कोट्स बोले गए हैं, ठीक है, उसको भी आप अगर यूज़ करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे मार्क्स आपको आएंगे इससे,
ओके। एंड अगेन टू द पॉइंट आंसर्स लिखे, इधर उधर की बातें ना लिखे, जो पूछा गया है बिल्कुल वहीं पे आपको आंसर देना है। कैरेक्टर स्केच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ मैकबेथ, ऑफ लेडी मैकबेथ एंड ऑल्सो ऑफ मैल्कम। मैल्कम का भी पूछा जा सकता है, आई थिंक सो अगर हम मैकबेथ की बात करें तो जब हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा था क्लास 11th में, तो मैकबेथ में का जो एक्ट 3 से पहले तक जो उसका करेक्टर आप देखोगे तो इट वॉज नॉट क्वाइट नेगेटिव, ठीक है। बट अब आप एक्ट 3 से आप जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मैकबेथ इज लिटिल बिट विकेट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन आपको टोटली उसको विकेट बना के नहीं लिखना है, उसकी कुछ अच्छी बातें भी ज़रूर लिखो, बिकॉज एवरी वन हैज़ सम गुड ट्रेड्स ऑल्सो। तो अच्छी बातों में लाइक ही इज़ ब्रेव, ही इज़ करेजियस। और यहाँ तक कि जब उसको पता चलता है कि जो विचेस ने उसको डिसीव किया है, विचेस ने उनको धोखा दिया है, तो भी वो हिम्मत नहीं हारता है, ही इज़ रेडी टू फेस द सिचुएशन, वो भागता नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। प्लस उसका जो ओवर एम्बिशियस होना, ग्रीडी होना, ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। शेक्सपियर ने जो एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज़ किया है ध्यान में रखिएगा, जो उस एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करिए, जाइए सीन एक्ट 3 सीन 1 में जाइए, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको उसको अंडरलाइन करना है। और उसके बाद आप उन सब चीज़ों को ध्यान में, वो सेम वर्ड्स अगर आप लिखते हो अपने आंसर्स में तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगेन देखो, जब मैंने मैल्कम के बारे में बात किया तो यहाँ पे मैल्कम ने एक्ट सीन 3 में कुछ ट्रेड्स बताए हैं, ठीक है, और कि क्या क्या होना चाहिए एक अच्छे किंग में, जैसे कि जस्टिस, ट्रूथफुलनेस, टेम्परेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर, जनरोसिटी, प्रिजर्वेंस, मर्सी, मॉडेस्टी, डिवोटनेस, पेशेंस, करेज एंड वैलर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, होना चाहिए, जो कि वो कहता है कि उसमें नहीं है, ओके। लेकिन बाद में पता चलता है कि हिज लाइन, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये गुड ट्रेड्स होते हैं किंग के। तो अगर आप जब मैकबेथ के बारे में लिख रहे हो तो जस्ट इसका अपोजिट लोगों के कि इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, ही वॉज डिवॉइड ऑफ ऑल दिस कैरेक्टर्स। बट मैल्कम में शायद अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इफ ए क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई डू यू थिंक दैट मैल्कम डिजर्व्स मोर टू बी किंग दैन मैकबेथ, ऐसा कुछ आता है, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर्स है जो बताते हैं कि मैल्कम में ये कैरेक्टर्स है, बट ये कैरेक्टर्स जो है हमारे मैकबेथ में मौजूद नहीं है, ओके। लेडी मैकबेथ की कैरेक्टर की बात करते हैं तो लेडी मैकबेथ को भी आप ट्रूली एक काइंड ऑफ विकेट वीमन के रूप में नहीं पोर्ट्रे कर सकते हैं। शी वॉट एवर शी हैज़ डन वॉज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक हर हस्बैंड अ बिग किंग, अ ग्रेट किंग, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। और आगे के सीन्स में आपने देखा भी कि शी इज़ नॉट दैट विकेट, उसको पछतावा भी होता है। द स्लीप वॉकिंग सीन ऑफ लेडी मैकबेथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो दैट विल हेल्प यू लॉट, ओके। तो ये तो तीनों बुक्स की बात होगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, बी एट पीस, ठीक है, डोंट गेट पैनिक। और जो 15 मिनट्स आपको मिलता है ना एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस पढ़ने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा। उस समय जो है आप ज़रूर से अपने जो सबसे पहले तो आपको जो MCQ क्वेश्चंस है उसको एक निगाह ज़रूर देख लेना, आपको क्या क्या आता है नहीं आता है। प्लस आपको 50 मिनट्स में उन क्वेश्चंस को डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन को आपको पहले अटेंड करना है, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को लिख सके। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसी से स्टार्टिंग करो, तो इससे एक इंप्रेशन भी अच्छा बनता है एग्जामिनर के माइंड में कि येस यू नो। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग, कुछ बच्चों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग करते हैं, बहुत गचम गुच्ची काटा कुटी इस तरह की चीज़ें करते हैं। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर राइट भी होगा, बट बिकॉज ऑफ द स्क्रिबलिंग यू मे लूज मार्क्स, दैट डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें। बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग द आंसर्स। आप सब कुछ जानते हो, येस यू नो एवरीथिंग, बी कॉन्फिडेंट, ओके। आपने काफ़ी तैयारियां की, आपने प्री बोर्ड भी दे दिया है भाई, देन यू डोंट हैव टू वरी मच, ओके। और आई एम वेरी श्योर कि यू ऑल आर गोइंग टू गेट अबव 90% मार्क्स in your English literature exams. So all the best, children. And if you have any query, you want to ask something else, so please do write in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye. Thank you. Take care.